हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आपके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। हम लेके आ गए बीडीटी गॉड्स फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 114। ये है मेड्यूसा टेम्पल की फाइट का पार्ट 2। सो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, हो सकता है कि आप काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर दो। सो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब भी चलो हम उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत में हमें टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग ज्वालिंग और उसकी टीम टेम्पल की वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हो, वो वॉल एकदम इनपेनेट्रेबल लगती है। इनके अटैक्स दीवार को बिल्कुल डैमेज नहीं कर पाते। तक इस हॉल में आ चुके होते हैं और भी कई और इनमें सोलोमन सेक्ट और मुर्जुला जैसे एक्सपर्ट शामिल होते हैं। तभी किंग ज्वालिंग के अटैक करने के दौरान उस टेम्पल की वॉल के ऊपर जो पैटर्न्स होते हैं वो विगल करने लगते हैं, और इसमें से बाहर आ जाता है एक बहुत बड़ा पाइथन। ये और कोई नहीं बल्कि एक 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन था, जिसका ऑरा 9 स्टार दूरी से ऊपर का होता है। तभी शेफू और ब्लू एंड व्हाइट स्नेक भी यहाँ पे आ जाते हैं। सभी को सरप्राइज तब मिलता है जब वो 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन उस छोटी सी बच्ची चिंगयान के पास जाता है। चिंगयान वही थी जिसके पास होती है 3 कलर्ड फर्नेस पीपल, और चिंगयान हेवन सोलिंग पाइथन को किंग ज्वालिंग के ऊपर हमला करने के लिए बोल देती है। बस इसी मोमेंट पे वो स्नेक जो कि कुछ दसियों मीटर का था, वो ग्रो की हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स का हो जाता है। अब इसे एक कोलोसल बीस्ट कहना गलत नहीं होगा, अब क्योंकि इतने बड़े क्रीचर को टेम्पल के बाहर का हॉल भी सस्टेन नहीं कर पाता। इस वजह से बैंक की आवाज के साथ स्ट्रक्चर फूट गया होता है। फाइनली युद्ध होता है खुले रेगिस्तान में। अगर आप फाइट की अच्छी डिटेल्स जानना चाहते हो तो देखो पिछले एपिसोड को। और पिछले एपिसोड के एंड में जाते जाते किंग ज्वालिंग की टीम ने ऐसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था जैसे ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की जान पे खतरा आ जाता है, लेकिन चिंगयान के इशारे पे 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन अपनी बॉडी को ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, और इस वजह से मौत की कगार पे पहुंच गया था। फिर हमें फाइनली मालूम पड़ता है कि 3 कलर्ड फर्नेस पीपल को मेड्यूसा क्लैन के अंदर इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों दी जाती है, क्योंकि चिंगयान अपनी आइज का इस्तेमाल करके 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को पूरी तरीके से हील कर देती है, और अब इसका ऑरा जा चुका था अपने पीक से भी ऊपर। चलो हम यहीं से शुरू करते हैं अपने नए एपिसोड को। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपके लिए कई सरप्राइजेस छिपे हुए हैं। सबसे पहले दिखाया गया था किंग ज्वालिंग, जिसकी नजरें उस मैग्निफिसेंट सरपेंट के ऊपर टिकी हुई थी। इसके भी चमकती हुई 7 रंग की स्केल्स इस बीस्ट को एक अलग ही रूप दे रहे थे, लेकिन इसे देख किंग ज्वालिंग एकदम चिल फील करता है। वो कहते हैं एल्डरी, हमें एक्शन लेना होगा। ये 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन अपनी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका है। हम अगर अभी एक्शन नहीं लेते हैं तो बिना किसी डाउट के हमारे लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इसका जवाब ड्रैगन लविंग लीजन का वाइस कमांडर यीमो देता नहीं है। ऐसा लगता है वो किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रहा हो। बात बस ऐसी थी कि किंग ज्वालिंग को होती है जल्दबाजी। वो एक कोल्ड साउंड के साथ बोलते अटैक, तुरंत ही उसकी टीम फिर से एक्शन लेती है। किंग ज्वालिंग मनी मन में कहता है, भले ही वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई हो, लेकिन मेरे पास उसका इस्तेमाल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। दुश्मनों को फिर से अटैक करते हुए देख उस सर्वेंट की आंखें फेरोशियसनेस से भर जाती हैं। उसके 7 रंग के स्केल सूर्य की रोशनी को चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। भले ही सर्पेंट कई 100 मीटर तक फैला हो, तभी इसकी स्पीड एकदम अल्टीमेट लेवल की होती है। ये हवा में ब्लर होता है, नेक्स्ट मोमेंट में फैनी और बाकियों के सामने पहुंच जाता है। बट एक चीज थी जिसे कोई नोटिस नहीं कर पाया था, वो ये थी जब ये 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन किंग ज्वालिंग को देख रहा था तो उसकी आंखों की गहराइयों में एक हल्का सा डर होता है। उस हेवन सोलिंग पाइथन को किंग ज्वालिंग का डर नहीं था, बल्कि वो फियर फील कर रहा था उस फ्लेम की वजह से जो किंग ज्वालिंग की बॉडी से बाहर आने लगी है। ये एक हल्की फायरी रेड फ्लेम होती है। ये अपने साथ एक ऐसे ऑप्रेसिव ऑरे को कैरी कर रही थी, जिसकी वजह से स्पीक लेवल के बीच की सोल भी ट्रेम्बल हो रही होती है। पहले फ्लेम काफी फीकी थी, बट हर एक मोमेंट के साथ किंग ज्वालिंग की बॉडी से बाहर आने वाला वो फायरी ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। यीमो और ज्वालिंग दोनों साइड से हमला करते हैं। यीमो की होती है आईसाइट फ्लूइड की दुखी, जो कि उसके चारों तरफ की हवा को जमा देती है। क्लियरली यीमो को ड्रैगन लविंग लीजन की डेप्यूटी कमांडर की पोजीशन ऐसे ही नहीं मिली है। दूसरी तरफ ज्वालिंग की होती है फायर रेड दुखी। अभी उसका एक्सप्रेशन काफी टेंस था। वो जानता था कि ये बीस्ट उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो किसी भी तरह की गलती करता है तो उसकी जान जा सकती है। किंग ज्वालिंग कहता है, डैम मेड्यूसा क्लैन। धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगा था। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा रेजिलिएंट होंगे, मतलब जुझारू होंगे। अगर हम जल्दी से टेम्पल को सिक्योर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारे हाथों से मौका चला जाए। फाइनली डिटर्मिनेशन के साथ उसकी आंखें पैनी हो जाती हैं। उनमें फ्लैश होता है एक रेड ग्लो। तुरंत ही बैंक की आवाज के साथ एक अलग ही सर का फायरी ऑरा उसे सराउंड कर लेता है। ये फ्लेम बिल्कुल इस दुनिया की नहीं लगती। ये रेडिएट कर रही होती है हॉरिफाइंगली ऑप्रेसिव ऑरे को, जो कि चारों तरफ कई वेव्स को भेजने लगा था। सीन दिखाया गया था जियान के बगल का। अभी तक वो इस जगह के थोड़े से करीब आ चुके होते हैं। सभी इस बैटल को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे थे। म्यूइन जो कि जियान के बगल में होती है, जब वो किंग ज्वालिंग के चारों तरफ उस ऑरे को सेंस करती है, अचानक से हम उसके शरीर को कांपते हुए देखते हैं। उसके चेहरे से रंग
यंग चले गए थे। वो एक ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलती होली फ्लेम। यूइंग की इमोशनल फ्लक्चुएशंस को जियान ने भी सेंस कर लिया था। वो कहते यिंग तुम्हें शांत रहना होगा। भले ही वो किंग ज्वालिंग को सराउंड करने वाली फ्लेम के नेचर को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा हो, तब भी उसके अंदर कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मौजूद है जिसे समझने में उसे देर नहीं लगती है। और जैसा म्यूइंग का रिएक्शन है, जियान के लिए मामला और क्लियर होता जा रहा है। ऐसा लगता है म्यूइंग के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा हो। वो दांती मीस के बोलती मुझे जाना होगा, तभी जियान की बॉडी में से रिलीज होती एक पावरफुल सोल फोर्स जो कि म्यूइंग को भी पूरी तरीके से दबा लेती है। जियान कहता है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये फाइट हो रही है पीक 2D लेवल के पावर हाउसेस के बीच में। तुम्हारा वहां पे जाना सिंपली जान गंवाना है। तुरंत ही म्यूइंग की बॉडी में से पफ की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग अज़र फ्लेम राइज होती है। इस होली फ्लेम में ऐसी इंटिमिडेटिंग पावर थी जिसने जियान को भी शॉक कर दिया होता है। जियान दांती मीस के बोलता है डैम इट। जब से म्यूइंग ने 5 स्टार दो एम्पर में ब्रेक थ्रू किया था, उसके अंदर की होली फ्लेम खतरनाक तरीके से राइज हो चुकी होती है। अब जियान की वो फ्लेम जो कुछ तेज तरह की हेवली फ्लेम से मिलकर बनी थी, वो भी म्यूइंग की फ्लेम के सामने टेरिफाइड फील कर रही थी। लेकिन जियान तब भी हार नहीं मानता है, और क्योंकि इतनी सारी फ्लेम्स के द्वारा रिफाइन करे जाने की वजह से उसकी बॉडी काफी हद तक फ्लेम से रेजिस्टेंट हो चुकी होती है। वो जैसे तैसे करके इस होली फ्लेम का सामना कर पाता है। यहाँ पे ये कहना भी सही होगा कि जियान ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि म्यूइंग जानबूझ के उसे हार्म करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हवा में फैले होली फ्लेम के उस फायर रेड ऑरे को सेंस करके जियान कहता है किंग ज्वालिंग की बॉडी की ये फ्लेम कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तभी म्यूइंग को भी उसे ऑब्जर्व करने का मौका मिल जाता है। जब दोनों फ्लेम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, उसे सेंसेशन काफी वियर्ड फील हुई थी। वो कहती भले ही होली फ्लेम जैसी फील हो रही हो, लेकिन ये कमजोर है, इसमें कुछ गलत है। जियान कहते चलो हम इंतजार करते हैं। सिचुएशन उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना हम सोच रहे हैं। न चाहते हुए भी म्यूइंग को नोट करना पड़ता है। भले उसका एक्शन लेने का कितना ही मन हो रहा हो, वो जानती थी कि उसके बैटलफील्ड में एंटर करने से पूरी सिचुएशन खराब हो जाएगी और वो कुछ खास रिजल्ट हासिल नहीं कर सकती है। म्यूइंग किंग ज्वालिंग की तरफ आंखें नैरो करके बोलती है किंग ज्वालिंग अगर मेरे भाई को कुछ भी होता है तो मैं उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिटरली जो कि पास में खड़ा म्यूइंग को ऑब्जर्व कर रहा था, उसके शब्दों को सुन के शाओ के दिमाग में कई बातें क्लिक करने लगती हैं। म्यूइंग के मुंह से बाहर आए ये शब्द ये उसके चारों तरफ फैली मिस्ट्रीज को थोड़ा क्लियर करते हैं। स्पेशली वो अज़र फ्लेम जो कि म्यूइंग की बॉडी में मौजूद होती है, वो लिटरली जो कि 8/2 एम्पर लेवल तक पहुंच चुका है, उसे भी प्रेशराइज कर पा रही थी। जियान चुपके से देखता है टैंग टैंग और बाकियों की तरफ। अच्छी बात है कि भी टैंग टैंग, वोयू और बाकी के लोग बैटलफील्ड की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में इतने बिजी होते हैं कि वो जियान और म्यूइंग के ड्रामे को नोटिस नहीं कर पाते। फाइनली वो भी बैटलफील्ड पे फोकस करता है। जियान की सेंसेस एक अजीब से फिनोमेना को पिक करती हैं। वो पाता है कि चारों तरफ की जो भी नेचुरल एनर्जी है वो तेजी से किंग ज्वालिंग की एरिया की तरफ डायरेक्ट हो रही है। किंग ज्वालिंग की बॉडी से रेडिएट होने वाला वो ऑपरेसिव ऑरा वो और भी हैवी होता जाता है। ऐसा लगता है कि किसी पावरफुल दो टेक्निक को परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी जियान के पीछे हैवी रूलर में से भी लॉन्गिनेस पूरे मैटर को नोटिस किया था। वो जियान से मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलते हैं। इस लिटिल गर्ल का बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल नहीं लगता। फिर लोंग का ध्यान जाता है बैटलफील्ड की तरफ। वो कहते हैं जो भी इस टेम्पल के अंदर मौजूद है वो सच में डेंजरस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। इस बैटलफील्ड के स्टैंड की कई लेयर्स के नीचे एक शैडोई फिगर जो कि इस पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसके चेहरे पे आ गई होती है एक सिनिस्टर सी स्माइल। वो कहता है किंग ज्वालिंग लगता है तुम्हारा गैम्बल फेल होने वाला है, लेकिन तब भी ये जानने में काफी इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर इस टेम्पल के अंदर ऐसा क्या मौजूद है जो मुझे भी अनईज फील करवा रहा है। इस फिगर की आवाज क्यूरियोसिटी से भरी होती है। ये फिगर और कोई नहीं बल्कि सोल पैलेस का मेंबर था। भले हम दुखी कॉन्टिनेंट के हॉल ऑफ सोल से रेफरेंस लेके इनके नेचर को भी समझने की कोशिश करें, तब भी इनकी डार्क इंटेंशंस मिस्ट्री बनी हुई है। सीन लौटा था युद्ध के मैदान पे। आसमान में गूंजती किसी की चीखने की आवाज। ये आवाज इंटेंस सौरों से भरी हुई थी, मतलब एकदम दुख से भरी आवाज थी। वो आवाज कहती लिटिल ये एक ह्यूमंगस पर्पल एनर्जी का गोला जो कि एकदम पर्पल सन की तरह लग रहा होता है, एक 6 रंगों की शील्ड में जाके टकराता है। वो लाइट शील्ड जो कि हाई लेवल के 2D एक्सपर्ट के पावर हाउसेस की दुकी से बनी हुई थी, धीरे धीरे उसमें क्रैक्स फैलने शुरू होते हैं। फिर फाइनली एक्सप्लोसिव बैंग की आवाज के साथ ये पूरी एनर्जी शील्ड टूट जाती है। बची हुई डेवास्टेटिंग पर्पल एनर्जी सीधी आगे बढ़ती है उन 6 लोगों की तरफ जिन्होंने इस अटैक से बचने के लिए शील्ड बनाई थी। ये ओवरवेलमिंग फोर्स जस्ट इन 6 लोगों को खत्म करने वाली होती है, तभी कोई कोर्स नॉट करता है, मतलब हम्प करता है। ये आवाज आई थी याओशिन के मुंह से जो कि इन 6 लोगों के सामने अपीयर हो चुकी होती है। याओशिन ने अपनी आईब्रोज के बीच में अपनी पूरी सोल फोर्स को समन कर लिया था। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक और बैरियर बन जाता है जिससे वो रेमिनेंट एनर्जी बूम बूम की आवाज के साथ जाके टकरा गई थी। भले याओशिन का सोल फोर्स का बैरियर काफी मजबूत हो, तब भी उस पूरे अटैक को ये रोक नहीं पाता। ये भी क्रैकिंग साउंड के साथ टूट जाता है और बची हुई पर्पल एनर्जी जाके टकराती है उन 7 लोगों से। ग्रक ग्रक की आवाज के साथ सभी पीछे चले गए थे और इन सभी के मुंह से खून बाहर आता है। ये 6 फैन्यू और बाकी के लोग होते हैं जिनके चेहरे से रंग उठ चुके थे।
वहीं पे अगर बात करिए याओशिन की, अपनी पूरी सोल फोर्स ड्रेन करने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है। अभी याओशिन की बॉडी को फेन्यू ने ग्रैब कर लिया था और दांती मीस के बोलता है डैम इट, अगर सही समय पे याओशिन ने बीच में इंटरव्यू नहीं किया होता तो हम सभी का पत्ता साफ हो जाता। फेन्यू गहरी सांस लेने के बाद याओशिन को जॉनमिंग के हाथ में दे देता है। वो कहता है इसका ध्यान रखना। फाइनली उसकी आंखें हुई थी एकदम चिल्ली और वो देख रहा होता है ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की तरफ। सीन चेंज हुआ था, हम देखते हैं ब्लू एंड व्हाइट स्नेक को जो कि खंडर के बीच में बैठ के आसमान की तरफ देख के तेजी से चीख रही होती है। वो चिल्ला के बोलती है शाओजी शाओजी। बात ऐसी थी कि पिछले अटैक्स में सिर्फ वो 7 लोग इंजर्ड नहीं हुए थे, बल्कि ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की कंपेनियन स्पिरिट शाओजी ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। ये दुख इतना गहरा था कि नेक्स्ट मोमेंट में ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की बॉडी में से बैंग 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 की 3 आवाजें बाहर आती हैं। उसके होठों के दोनों किनारों से खून बहता है और ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की 5 टर्न 9 स्टार दूधी की कल्टीवेशन बहुत तेजी से गिरने लगती है। ये कुछ ही मोमेंट्स में आ चुकी थी नॉर्मल 9 स्टार दूधी के लेवल पे। अभी उस फेन्यू की कोल्ड आंखें ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के ऊपर टिकी होती हैं। वो कहता है लगता है तुम्हारी कंपेनियन स्पिरिट के मरने से तुम्हारी फाउंडेशन हिल गई है, अब तुम फ्यूचर में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अपने हैवी फुटस्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए फेन्यू कहता है हमारे रास्ते को रोकने की ये कीमत है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक चलो इसे खत्म किया जाए। वो अपने हाथों में अपनी दुखी को इकट्ठा करता है, लेकिन इससे पहले और कुछ कर पाता इस बैटलफील्ड में किसी के साय करने की आवाज गूंजती है। तुरंत ही ब्लू एंड व्हाइट स्नेक जिसे भी दुनिया की परवाह नहीं होती उसके सामने का स्पेस ट्रैम्बल हुआ था। उस खाली स्पेस में से बाहर आता एक फिगर जो कि उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। इस प्रकट होने वाले व्यक्ति की अपीयरेंस काफी हैंडसम होती है। इसके बॉडी के फीचर एकदम शार्प थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान को आकर्षित करती है इसकी आंखें। ये ऑलमोस्ट इथेरियल होती हैं, मतलब इनमें देखने वाला तुरंत ही इनमें खो जाएगा। फाइनली ब्लू एंड व्हाइट स्नेक का चेहरा उठता है और वो देखती है इस फिगर को। वो एक कांपती हुई आवाज में कहती है मिलन अब शाओजी नहीं रही तो मेरे पास भी कुछ नहीं बचा है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की ऐसी हालत को देख के मिलेंग साय करता है। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहता है मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम मानी नहीं। कंपेनियन स्पिरिट के साथ कल्टीवेशन करना एक हैवी प्राइस के साथ आता है और तुमने सच में बहुत सेक्रीफाइस किया है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के कांपते हुए कंधों पे मिलन हल्के से हाथ रख के बोलता है ठीक है अब तुम आराम करो, बाकी का हम संभालते हैं। फाइनली मिलन मुड़ा होता है फेन्यू के ग्रुप की तरफ। उसकी आंखों में जो गर्माहट थी वो उसे रिप्लेस कर लेती चिलिंग कोल्डनेस। ऐसा लगता है रेगिस्तान के बीच में एक बर्फीला तूफान आ गया हो। तुरंत ही बूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी से एक ऑरा इरप्ट हुआ था। वो कहता है तुम्हारी मेरी बेटी और मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई। मिलन को देखे म्यू चेन फेंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो कहता है ये ऑरा ये स्नेक चार्मिंग ट्राइब का है। वो समझ जाता है कि स्नेक चार्मिंग ट्राइब का लीडर मेलन है। वही पे फेन्यू जिसने अपनी दुखी पहले एक्टिवेट कर ली होती है। वो कहता है भले तुम मेलन हो लेकिन तभी तुम रहोगे एक 8 स्टार दूधी एक्सपर्ट ही। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें रोक पाओगे? ये कह के फेन्यू बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, अपने फिरोशियस अटैक को आगे भेजते हुए बोलता है इसे खत्म कर दो। तुरंत ही फेन्यू का स्पेस एट्रीब्यूट का सिल्वरी ऑरा स्पेस को ट्रेम्बल करने लगता है। ये देख के मिलन कहता है मूर्ख इंसान, वैसे भी अब तक फेन्यू इतनी फाइट कर चुका होता है कि अब उसकी दुखी में इतनी पावर नहीं रह गई थी। मिलन बड़ी आसानी से अपने हाथ को वेव करके स्पेस एट्रीब्यूट की पावर को बिखरा देता है। मिलन जिसके स्टेप्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ऐसा लगता है वो दुश्मनों को दिलों के ऊपर रखे जा रहे हो। वो एक कम अथॉरिटी से भरी आवाज में कहता है तुम सभी की जिंदगी यहाँ पे खत्म होती है। फिर उसकी नजरें टिकती है म्यू चेन फेंग के ऊपर। वो कहता है लड़के मैं पहले इस फैनी को खत्म करता हूँ फिर तेरी बारी है। म्यू चेन फेंग ने लाइफ में शायद ऐसा कभी देखा हो जब लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इस वजह से मिलन के शब्दों को सुनकर उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वो सिचुएशन की ग्रेविटी को भी समझ रहा था। अब तक एक बात तो साफ हो गई होती है कि मिलन कोई आसान अपोनेंट नहीं होने वाला। फैनी अपने साथियों से बोलता है मैं इस मिलन को संभालता हूँ, तुम जाओ उस ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के ऊपर हमला करो, उसे खत्म कर दो। ये देख के मिलन की आंखें और भी शार्प हो जाती हैं। वो कहता है चौसा मिलन को मेड्यूसा ट्राइब के अंदर अपने लोगों का ध्यान रखने के लिए जाना जाता था। वो अपनी फैमिली की बहुत केयर करता था। इस वजह से जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी वाइफ और बेटी को इस तरीके से बेइज्जत किया गया, ये बात मिलन के लिए एकदम बर्दाश्त से बाहर थी। पीछे से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक भी गहरी सांस भरती है। भले उसका नुकसान चाहे कितना ही बड़ा हुआ हो, वो जानती थी कि वो इस समय कोलैप्स नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो स्नेक ट्राइब में और भी बहुत सारी मौतें होंगी। फाइनली ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की आंखों में वो शार्पनेस वापस लौट आती है। भी उसकी तरफ बढ़ रही होती एक और औरत जिसका नाम था चिनमियो। ये होती एक 8 स्टार 2 एम्पर की परफेक्शन लेवल की पावर हाउस जो कि अपनी हथेली के ऊपर अपनी दुखी को इकट्ठा करके इसे ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की तरफ आगे भेज देती है। भले ही ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की स्ट्रेंथ गिर गई हो, वो तब भी एक जेन्युइन 9 स्टार दूधी होती है। इस वजह से उसके लिए इस अटैक को रोकना बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब अपनी दुखी को सर्कुलेट करती है अचानक से उसके मुंह से ग्रक की आवाज के साथ खून बाहर आता है। तुरंत ही उसे एहसास होता है कि उसकी कंपेनियन स्पिरिट के खत्म होने की वजह से उसकी पूरी एनर्जी डिसऑर्डर में जा चुकी है और अभी उस
उसके लिए 8/2 एम्पर का सामना करना भी ये बहुत ही चैलेंजिंग काम था। तब तक वो एक्सट्रीमली ब्राइट एनर्जी जो कि ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की जान लेने के लिए आगे बढ़ रही थी वो उसके पास आ चुकी होती है। इसे देख के शाओलू जो कि दूर ज़ुआनमो से लड़ रही होती है वो चिल्ला के बोलती है शाओ चेन। तभी ज़ुआनमो भी अपने अटैक्स को हैवी कर देता है। वो कहता है तुम पहले मेरे अटैक्स को संभालो। प्लीज ज़ुआनमो एक 9 स्टार दोदी पावर हाउस ना हो, लेकिन शाओलू की 9 स्टार दोदी 1 टर्न की स्ट्रेंथ को संभालना ये उसके लिए कुछ समय के लिए पॉसिबल था। तब तक उस औरत चिंगम्यू की हथेली ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के चेस्ट के सामने पहुंच जाती है। अगर ये अटैक कनेक्ट होता है तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते थे, लेकिन एक बार फिर से स्टोरी में ट्विस्ट आ गया था। अचानक से ऐसा लगता है जैसे ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की चारों तरफ का एरिया एकदम जम गया हो। छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की बॉडी पे इकट्ठे होने लगते हैं। फिर ये क्रिस्टल ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हुए एक हाथ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जिसने उस चिंगम्यू के हाथ को पकड़ लिया था। जिस मूवमेंट में क्रिस्टल रेन ड्रॉप अपीयर हुए थे एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ऑरा अपीयर होता है। फाइनली उस ब्लू एंड व्हाइट स्नेक और उस चिंगम्यू के बीच में हम एक बुड्ढे को मटेरियलाइज होते हुए देखते हैं। ये ओल्ड मैन बहुत ही प्लेन और सिंपल लग रहा था, लेकिन इसके चारों तरफ घूमने वाला लाइफ और डेथ हो रहा ये बिल्कुल अनमिस्टेकेबल होता है। ओल्ड मैन कहता है मैं मेडुसा स्नेक गार्ड का कैप्टन हूँ और तुम जो कि एक यंगर जनरेशन की मेंबर हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मन मुताबिक हमारे किसी भी ट्राइब मेंबर की जान ले सकती हो? ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के सामने अपीयर हुआ ओल्ड मैन उस अटैकर लड़की के हाथ को झटका देता है। वो तुरंत ही साइड के स्ट्रक्चर में जाकर टकराती है। अभी ड्रैगन लविंग लीजन के बाकी के मेंबर्स की आंखों में भी बहुत ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशंस होते हैं। एन्यू कहता है एक 9 स्टार दोदी। इस बुड्ढे की ओर से लोगों को एक्सट्रीम लेवल का डेंजर सेंस हो रहा था। अपने सामने इस बुड्ढे को देख के ब्लू एंड व्हाइट स्नेक क्वेयर करते हुए बोलती है ओल्ड स्नेक। वो ओल्ड मैन जिसे ओल्ड स्नेक बोला गया था वो पीछे मुड़ता है। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की ऐसी हालत को देख के उसकी आंखें भी थोड़ी डिम हो जाती हैं। वो फिर एक कोल्ड आवाज में कहता है तुम चिंता मत करो, ज़ोलिन रॉयल फैमिली हमारे घर में घुस के हमारी मेडुसा ट्राइब को हरा नहीं पाएगी। वो फिर जब म्यू चैनफेंग ऐसे सीन को देखते हैं उसका दिल टाइट हो जाता है। वो दांती मीस के बोलते हैं डैम इट, मेडुसा ट्राइब के टॉप 3 एक्सपर्ट्स में से 2 यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चार्मिंग स्नेक ट्राइब के लीडर मेलिन की स्ट्रेंथ होती है 8 स्टार दोदी के पीक की, इस वजह से उसे ये तरह से संभाला जा सकता था, लेकिन ये बुड्ढा अलग ही कैटेगरी का होता है। ये था एक 9 स्टार दोदी के 4 टर्न का पावर हाउस। म्यू चैनफेंग को एजिटेट होते हुए देख फैन्यू कहता है हमें काम रहना होगा। वैसे भी उस ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के पास फाइटिंग पावर नहीं बची हुई है, और अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर भी लेती है तब भी अपनी पुरानी कल्टीवेशन में लौट नहीं पाएगी। अब हमें सामना करना है स्नेक ट्राइब के टॉप लीडर्स में से एक का। फैन्यू भी जानता था कि मेडुसा ट्राइब के अंदर 9 स्टार 2 एम्पर पे बस 3 लोग ही पहुंचे हैं, ऑफ कोर्स टेंपल गार्डियन को छोड़ के। ये होते हैं इंक स्नेक ट्राइब, एवेंजर ट्राइब और स्नेक किंग ट्राइब के लीडर्स। फैन्यू के बगल में होता है म्यू चैन, जिसने अपनी दुगी का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लिया होता है। वो कहता है लगता है ये ओल्ड मैन स्नेक किंग ट्राइब का लीडर है, एक जेन्युइन 4 रैंक 9 स्टार 2 एम्पर है। इस समय वो बुड्ढा जो के ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की कंपेन की बॉडी को चेक कर रहा होता है, और फिर जब वो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की बॉडी पर उन घावों को देखता है उस बुड्ढे की आंखें और ही फ्रॉस्टी होती जाती हैं। एक कंपेनियन स्पिरिट को खो देना ये मेडुसा ट्राइब के मेंबर्स के लिए मौत जैसी चीज होती है। समय ब्लू एंड व्हाइट स्नेक पूरी तरह से पावरलेस हो चुकी होती है। अगर वो कभी रिकवर भी कर लेती है तभी वो कभी अपनी पीक स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंच पाएगी। धीरे धीरे करके उस बुड्ढे की आंखें इतनी ज्यादा फेरोशियस हो जाती हैं कि जैसे उनमें से वेनम बाहर आ रहा हो। वो तुरंत अपनी हथेली को आगे बढ़ा देता है। वो बुड्ढा कहता है इंसानों तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसे देख के चिंगम्यू की बॉडी ट्रेम्बल होती है। वो चिल्ला के बोलती है इसे रोको। तब तक म्यूचन और बाकी लोग भी एक्शन ले चुके थे। बैंग 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 की आवाज के साथ उनके पावरफुल और इरप्ट होते हैं, लेकिन म्यूचन जानता था कि इस ओल्ड स्नेक के सामने उसकी चलने नहीं वाली। वो चिल्ला के बोलता किंग ज़ोलिंग हम लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। एक ही अटैक से 3 लोगों को पीछे ढकेलने के बाद वो ओल्ड स्नेक किंग बोलता है आज तुम इंसान हमारी मेडुसा क्लैन के केयर को झेलोगे। स्नेक किंग का ऑरा जिसमें अभी तक दुगी का इस्तेमाल हुआ था इसमें फाइनली मिक्स हो जाती है लाइफ और डेथ की एनर्जी। भले इस ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ पहले की ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के बराबर नहीं हो, तब भी उसे बस एक टर्न पीछे था। दूसरी तरफ याओशिन बेहोश हो चुकी है और उसने जिस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया होता है वो भी अब काम नहीं कर रही थी। पर लक इसका भारी है साफ हो जाता है। फैन्यू सबके दिमाग में मैसेज भेजता है। वो कहता है हमें थोड़ा और होल्ड करना होगा, हम तब तक इसे आगे नहीं बढ़ने दे सकते जब तक किंग ज़ोलिंग और 7 कार्ड हेवन सोरेंग पाइथन को नहीं हरा देता। बाकी लोग नॉड करते हैं और फोकस करते हैं स्नेक किंग के ऊपर। अब तक ऊपर आसमान में 7 कार्ड हेवन सोरेंग पाइथन, ज़ुआनमो, किंग ज़ोलिंग और यीमो के बीच की फाइट ये काफी हॉट स्टेज में जा चुकी होती है। जब तक 7 कार्ड हेवन सोरेंग पाइथन अपनी पूंछ की फटकार से एक बंदे को पीछे भेजता था तब तक 2 लोग अटैक कर दिया करते थे, बट धीरे धीरे किंग ज़ोलिंग और बाकी लोग थकते जाते हैं। आखिरकार इस रेगिस्तान में नेचुरली अपने आप को रिप्लेनिश करने का कोई साधन नहीं होता है। यहाँ की एनर्जी बहुत ही थिन होती है। दूसरी तरफ 7 कार्ड हेवन सोरेंग पाइथन भी इन तीनों के लगातार
अटैक्स की वजह से थोड़ा डिफेंसिव हो चुका होता है। बात ये भी होती है कि चिंग युआन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपना मन बटा के रखना पड़ रहा था। तब युद्ध के मैदान में कुछ और आवाजें गूंजती है। ये आवाजें चिल्लाती है लिटिल सी। ये मेडुसा क्लैन के बाकी के और पावर हाउसेस होते हैं। जब वो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक और उसके कंपेनियन स्पिरिट की ऐसी हालत देखते हैं, इन सभी की आंखें जहर उगलने लगती हैं। अभी छोटी सी बच्ची चिंग युआन की आंखें भी रिजॉल्व से भर गई थी। एक असली युद्ध के मैदान में उतरने के बाद ही समझ में आता है इस स्ट्रेंथ की असली क्या वैल्यू होती है। अगर वो खुद को और अपनों को संभाल के रखना चाहती है तो उसे ताकतवर बनना होगा। चिंग युआन कहती है बिग स्नेक अटैक करो। लगता है मेडुसा क्लैन के और लोगों के आने की वजह से किंग ज्वेलिंग ने सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है। उसकी बॉडी की चारों तरफ की फ्लेम्स और भी टेरिफाइंग हो जाती हैं। चारों तरफ स्पेस में डिस्टॉर्शंस अपीयर होने लगते हैं। तुरंत ही 7 कट हेवन सोलिंग पाइथन उस छोटी सी लड़की चिंग युआन की चारों तरफ कॉइल हो जाता है। वो जानता था कि इसे प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। भले चिंग युआन छोटी हो तभी किंग ज्वेलिंग की सजीव से ऑरी को सेंस करके की आंखों में भी डर भर गया होता है। किंग ज्वेलिंग यीमो जॉनमिंग से पूछता है क्या आप दोनों ठीक हो। दोनों लोग इस ब्रेक का इस्तेमाल करके गहरी सांसें ले रहे थे। वो किंग ज्वेलिंग की तरफ देख के नॉड करते हैं। अपने अंदर ऐसी एंडलेस पावर को सेंस करके किंग ज्वेलिंग खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। बैटल ग्राउंड में उसकी तेज हंसी की आवाज गूंजती है। चिंग युआन को प्रोटेक्ट कर रहा 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन अंदर से अनईजी फील करके हिस करता है। हालांकि उसे किंग ज्वेलिंग की एग्जैक्ट इंटेंशंस के बारे में पता नहीं होता, लेकिन एज एन डिवाइन बीस्ट उसकी इंस्टिंक्ट्स गलत नहीं बोल सकती और अभी उसकी इंस्टिंक्ट्स डेंजर चिल्ला रही होती हैं। दूसरी तरफ जुलाव का फिगर जो कि अभी तक हाइड हो रखा था, वहाँ पे फाइनली कुछ फ्लक्चुएशंस अपीयर होती हैं। वॉइड के अंदर से जुलाव देखते हैं किंग ज्वेलिंग को और उनकी आंखें शॉक से भरी होती हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। किंग ज्वेलिंग की चारों तरफ की फ्लेम्स को देख के उन्हें एक पुरानी याद आती है। जुलाव कहते हैं येंची अच्छी बात है कि अपनी हाफ इमोर्टल की 2 स्ट्रेंथ के साथ उनके पास बैटल फॉर्मेशन मास्टर की मेंटल स्ट्रेंथ भी थी। वो तुरंत ही पता लगा लेते हैं कि भले ही एसेंस उस होली फ्लेम से मिलता हो, लेकिन एग्जैक्टली होली फ्लेम नहीं है। फिर उनका ध्यान जाता है 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन पे। ऐसा लगता है जुलाव के दिमाग में कुछ क्लिक कर गया हो। वो कहते हैं क्या सच में से वो रास्ता मिल गया है। उन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा होता है ये हेवन सोलिंग पाइथन के ब्लड का इस्तेमाल करके होली फ्लेम को सप्रेस किया जा सकता है और उस हेवन सोलिंग पाइथन के रंग जितने ज्यादा होंगे ये सप्रेसिव इफेक्ट उतना ही अच्छा होगा। वो समझ जाते हैं कि किंग ज्वेलिंग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है। लगता है वो इस हेवन सोलिंग पाइथन की ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके अपने इस गोल को कंप्लीट करना चाहता है। इसमें उनके एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे। आखिरकार वो कोई ऑर्डिनरी होली फ्लेम नहीं है। जुलाव कहते हैं डैम इट, अगर ये सच है तो फिर चाहे भले ही मैं जूजिन इस बैटल फील्ड में घायल क्यों ना हो जाऊं, मैं तो ये सफल बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उनकी बॉडी की चारों तरफ माइनस स्पेस डिस्टॉर्शन अपीयर होने लगते हैं। ऐसा लगता है जुलाव किसी भी सेकंड एक्शन लेने के लिए तैयार थे। यहाँ पे बात बस निजी दुश्मनी की नहीं है, स्टेक्स काफी बड़े हो चुके हैं। एक तरफ तो मेडुसा क्लैन फैक्शन पवेलियन का एलाई होता है, दूसरी तरफ अगर इस पावर को किंग ज्वेलिंग हासिल कर लेता है तो ये पूरे जुआन सेंटियन के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। किंग ज्वेलिंग कहता है 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन अगर तुम्हारी रियल बॉडी यहाँ पे होती तो शायद मैं डरता, लेकिन तुम बस एक रेमिनेंट सोल हो। ये तुम्हारी पुरानी स्ट्रेंथ की एक छाया है। फिर चाहे तुम्हारी स्ट्रेंथ दूसरी क्लास के पीक पे क्यों ना पहुंच गई हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ये रोक लोगे। तभी वो कोलोसल बीस्ट जो कि चिंग युआन को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसके मुंह से एक इंसानी आवाज बाहर आती है। वो हम करके बोलता है हार और जीत अभी तय नहीं हुई है। हेवन सोलिंग पाइथन ने फिर से अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। वो चिंग युआन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा के फाइनली अपने ऑरे को अनलीश कर देता है। लगता है इस बार किंग ज्वेलिंग तैयार था। वो चिल्ला के बोलते हो व्हाट ए स्ट्रैंगुलेशन। उसकी बॉडी की चारों तरफ जो हेवली फ्लेम थी अब उससे दूर हो जाती है। हमें इस पूरी फ्लेम को एक पॉइंट पे इकट्ठा होते हुए देखते हैं और ये फॉर्म ले लेती है एक बड़े से फ्लेम ड्रैगन का। ये ड्रैगन आधा ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी उन फायरी रेड स्केल्स में काफी अजीब सा ग्लो होता है, लेकिन कोई भी इसके ऑरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहेगा क्योंकि जहाँ जहाँ से उसके पंजे गुजरते हैं ऐसा लगता है स्पेस को काफी सफाई से काटा जा रहा हो। ये फ्लेम ड्रैगन भी कॉइल कर लेते हैं अपने आप को किंग ज्वेलिंग के चारों तरफ, जिसे देख के जुलाव की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहते हैं ये ड्रैगन पोजेस्ड है। इस खतरे को 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन ने भी अच्छे से सेंस कर लिया होता है। उसके 7 रंग के स्किल्स और भी ब्राइट हो जाते हैं। ऐसा लगता है इस वाली फाइट में वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने वाला है। वो हेवन सोलिंग पाइथन सिस की आवाज के साथ तुरंत एक ब्लरी फिगर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि बस 1-2 इंस्टेंट के अंदर ही पहुंच जाता है किंग ज्वेलिंग के पास। किंग ज्वेलिंग भी तो इसे हंस के बोलता है बीस्ट डाई। उसका फायर और भी वायलेंट हो जाता है। वो लाल रंग का फ्लेम ड्रैगन जिसने उसे कॉइल कर रखा था, हम उसे आसमान की तरफ मुंह करके रोर करते हुए देखते हैं। एक समय पे उसकी वो खाली खाली सी आंखें ऐसा लगता है इस समय एक फ्रोसिटी से भर गई हो। अपनी पूंछ को एक बार झटका देके वो फायरी रेड ड्रैगन भी आगे कैनन बॉल की तरह शूट हो जाता है। एक बार फिर से हमें आसमान में इन टाइटन्स की बैटल दिखाई देती है। इन दोनों की टेल्स एक दूसरे से टकरा रही थी। अभी स्पेस हील भी नहीं हो पाता था, तब तक उसमें नए टीयर्स बन जाते थे। चिंग युआन जो कि पाइथन से फ्री हो चुकी होती है, उसके
चेहरे पे चिंता साफ दिखाई देती है। आसमान की तरफ देख के बोलती है बिग गाय। क्लियरली सेवन कलर हेवन सोलिंग पाइथन अपनी रेवेनेंट सोल को इस बार दाव पे लगा रहा है। अपनी इमेंस पावर के बाद भी एक बात साफ थी कि किंग ज्वेलिंग की उस फ्लेम का ऑरा कुछ ज्यादा ही सप्रेसिव है। बूम 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 की आवाज के साथ आसमान में शॉक वेव्स फैलती हैं। जब ये दोनों बीस्ट एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो इन दोनों की टकरावट से बनने वाली वो रिपल्स ईमो जैसे पावर हाउसेस को भी पीछे भेज देती हैं। ईमो पीछे जाके बोलता है सच में टेम्पल का गार्डियन कहलाने की वर्दी है। बैटलफील्ड बहुत ज्यादा क्योटिक हो चुका होता है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा होता है उस पाइथन के अंदर का एग्जॉशन भी दिखाई देने लगता है। ईमो के बगल में भी ज़्वानमो का चेहरा हो चुका था एकदम पेल, मतलब रंग उड़ चुके थे। वो कहता है ओरली हमें अब क्या करना चाहिए। ईमो कोई समय तक किंग ज्वेलिंग को ऑब्जर्व करने के बाद डार्क एक्सप्रेशन से बोलता है हम इंतजार ही कर सकते हैं। ये पाइथन बस एक रेवेनेंट सोल है। किंग ज्वेलिंग के फ्लेम ड्रैगन के सामने ये लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाएगा और जब इसकी स्ट्रेंथ और कमजोर हो जाती है हम एक्शन लेंगे। ये सुनकर ज़्वानमो ने नोट तो किया था, लेकिन ईमो और ज़्वानमो दोनों के चेहरों पे अभी हेजिटेशन से भरा एक्सप्रेशन होता है। रियलिटी इनके सामने थी, लेकिन ये उस पर भरोसा करने से हिचकिचा रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता क्योंकि वो किंग ज्वेलिंग के फायर रेड ऑरा को पहचान रहे थे। ये ऑरा कोई सिंपल फ्लेम ऑरा नहीं है, बल्कि ऑरा किसी पावरफुल बीइंग से रिलेटेड है। ऐसे ऑरे को दोनों ने अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर में सेंस किया था। आसमान में बड़े बड़े एक्सप्लोजन लगातार होते रहते हैं किंग ज्वेलिंग के फायर ड्रैगन के लगातार अटैक्स की वजह से। आखिरकार 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन का फिगर और भी इल्यूजरी दिखाई देने लगता है। वो लाल रंग की फ्लेम्स उसकी बची हुई सोल को जल्दी से इरोड कर रही थी, लेकिन हेवन सोलिंग पाइथन की फेरोसिटी अब भी कम नहीं हुई होती। चिंगेन जो कि दूर खड़ी सीन को ऑब्जर्व कर रही थी, अभी उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू होते हैं। वो जानती थी कि क्या हो रहा है। इस 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन के पास वापस लौटने का भी ऑप्शन है, लेकिन वो अपने आप को उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। वो एक सैडनेस से भरी कांपती हुई आवाज में कहती है बिग गाय बाय बाय। वो 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन, ऐसा लगता है चिंगेन के शब्द उसके पास पहुंच गए हो। वो आखिरी दर्द से भरी आवाज के साथ फाइनली अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट मोमेंट में उन 5 रेड फ्लेम्स ने उस 7 रंगों वाले हेवन सोलिंग पाइथन को निगल लिया था। इन फ्लेम्स की इंटेंसिटी की वजह से हम उसके रियल से दिखने वाले फिगर को काफी और भी इल्यूजरी होते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है डिवाइन बीस्ट गायब होने की कगार पे आ गया हो। वो फ्लेम पाइथन की बॉडी में अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पाइथन किसी भी तरीके से रेस्ट नहीं करता। किंग ज्वेलिंग जो कि अब तक खुश हो रहा होता है, अचानक से उसके दिल में एक अनईजी फीलिंग आती है। वो कहता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले किंग ज्वेलिंग कुछ देख पाता, हमारा ध्यान जाता है उस ट्रांसपेरेंट से हो चुके पाइथन के ऊपर। फाइनली उसकी आंखें खुलती हैं और इनमें एक पेनी लाइट मौजूद थी, लेकिन जो चीज हमारे ध्यान को आकर्षित करती है वो होता है उसका मुंह, क्योंकि उस जगह पे एक 7 रंग का ऑर्ब बन रहा होता है। इस चमचमाते हुए लाइट ऑर्ब को कंडेंस करते हुए उस 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन की फिर से आवाज गूंजती है। वो कहता है चलो हम साथ में चलते हैं। जैसे जैसे 7 रंगों का ये ऑर्ब बन रहा था, इसमें से टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव रिपल्स फैलनी शुरू हो जाती हैं। साफ तौर पे हेवन सोलिंग पाइथन की पूरी कल्टीवेशन यहाँ पे कंडेंस हो चुकी होती है। बिना किसी को समय देते हुए बूम 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 की आवाजें उस लाइट ऑफ से बाहर आने लगती हैं और साथ में रिलीज होती हैं टेरिफाइंग एनर्जी वेव्स, जिनकी फैलने की स्पीड बहुत तेज होती है। इन एक्सप्लोजन्स को देख के किंग ज्वेलिंग की भी तुरंत ही चिल फैल जाती है। वो चिल्ला के बोलते हैं अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से मुझे अपने साथ खींच पाओगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि अभी उसके पास एनर्जी बची हुई होती है। किंग ज्वेलिंग बनाता है अपने सामने एक एनर्जी बैरियर को। तभी ईमो और ज़्वानमो भी पीछे मिलके किंग ज्वेलिंग के बैरियर को 3 गुना पावरफुल बना देते हैं। इसी मोमेंट पे होता है एक बड़ा सा एक्सप्लोजन। ये बूम की आवाज आई थी उस ऑर्ब की डेटोनेशन से। इसमें कहीं न कहीं उस ड्रैगन के रोर की आवाज भी शामिल थी, लेकिन इसे पूरी तरह से दबा लिया गया था। सबसे पहले वो एनर्जी और साउंड वेव किंग ज्वेलिंग के बैरियर से जाके टकराती हैं। पहली बैरियर में तुरंत ही क्रैक्स फैलते हैं, क्रैक्स के साउंड के साथ वो पूरी तरह से टूट जाता है। ईमो, ज़्वानमो और किंग ज्वेलिंग तेजी से पीछे जा रहे थे, तभी अराइव होती हैं बाकी के रिपल्स। इन तीनों के लिए अच्छी बात थी कि इनके लास्ट बैरियर ने उन सभी रिपल्स को झेल लिया होता है। किंग ज्वेलिंग के पीछे खड़ा ज़्वानमिंग बोलता है तो 7 रंगों वाले हेवन सोलिंग पाइथन की आखिरी रेमेंट सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई है। तीनों कहीं न कहीं रिलीफ फील करते हैं। वो जानते थे कि अगर यहाँ पे इस सरपेंट की रियल बॉडी मौजूद होती तो इन सभी किस्मतों के ताले तो लग चुके थे। ईमो साय करके बोलते अच्छी बात है, ये बस रेमिनेंट सोल थी। ये तीनों लोग बैटल फील्ड पे फोकस करने वाले होते हैं। वी मेडुसा टेम्पल की दीवारों में से हम एक बहुत ही इंटेंस लाइट बीम को शूट होते हुए देखते हैं। ये रोशनी तुरंत ही किंग ज्वेलिंग की ट्रियो को अपने अंदर ले लेती है। साथ में इन्हें सुनाई देती है एक आवाज। वो आवाज कहती है क्योंकि तुमने गार्डियन बीस्ट को हरा दिया है, तुम इस टेम्पल में एंटर कर सकते हो। एक ही इंस्टेंट में किंग ज्वेलिंग, ज़्वानमिंग और ईमो युद्ध के मैदान से गायब हो गए थे। जैसे ही ऐसा होता है तो स्नेक किंग जो कि टेम्पल के आउटसाइड ही थे, हम उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कोई टेम्पल में एंटर कर चुका है। मेडुसा टेम्पल कोई ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर नहीं था, बिना एक पावरफुल एक्सटर्नल फोर्स के जो कि टेम्पल के अंदर से रेजोनेट कर सके, के बिना एक पीक दोरी पावर हाउस भी उसमें घुस नहीं पाएगा। और तो और कहा जाता है कि इस
एंशिएंट मेडुसा टेम्पल में एंटर करने के पास दो रिजल्ट होते हैं, एक होता है किस्मत खुलना और दूसरा होता है जिंदगी के दरवाजे बंद होने का। ये उनके सीक्रेट टेम्पल में इंसान घुस जाते हैं। ओल्ड स्नेक किंग का चेहरा एकदम फ्यूरी से भर जाता है। वो आसमान की तरफ रोर करके बोलते हैं डैम ह्यूमंस। बिना हेजिटेशन के वो एक के बाद एक अटैक लॉन्च करने लगते हैं। चिंग म्यूबे, फैन म्यू और बाकी लोग जो कि टेम्पल की तरफ देख रहे होते हैं, स्नेक किंग की और ने डरा दिया होता है। ये सब तुरंत ही चौकन्ने हो गए थे। इस तरीके से आसमान में शुरू हो जाती है एक और इंटेंस क्लैश, जहाँ पे ओल्ड स्नेक किंग के पास होता है कल्टिवेशन बेस का एडवांटेज और दूसरी तरफ नंबर्स का फायदा था। और क्योंकि ये सभी ड्रैगन लविंग लेजेंड के मेंबर्स होते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार होता है। वो फैन्यू जिसकी स्पेस टाइप की दुखी होती है वो इस समय लीडरशिप रोल को निभा रहा था। फैन्यू खुद से बोलता है क्योंकि किंग ज्वालिंग उस टेम्पल में घुस गया है तो ये कहा जा सकता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है। स्नेक ट्राइब से और रिइंफोर्समेंट आती होंगी, हमारा वापस जाना जरूरी है। वो तुरंत ही अपनी सिल्वरी दुखी को आसमान में एक रिट्रीट के सिग्नल के साथ भेजता है। सीन चेंज हुआ था, हमें दिखाया जाता है सोलोमन सेक का ग्रुप। इन तीनों में वो सिनिस्टर ल्यूकान जो कि अपनी टीम लीडर था, इस बैटल को देख के उसके चेहरे पे सिनिस्टर स्माइल आ गई होती है। वो एक हल्की आवाज में कहता है मौका आ गया, क्योंकि किंग ज्वालिंग दो टॉप पावर हाउसेस को लेके उस मेडुसा टेम्पल में चला गया है। अब इनकी बची हुई फोर्सेस इतनी पावरफुल नहीं रह गई हैं। जैसे ही बैटल खत्म होती है हम एक्शन ले सकते हैं। ल्यूकान के बगल में दूसरा बंदा जिसका नाम होता है सोंगली, वो हेजिटेशन के साथ पूछता है लेकिन क्या हमारा सोलोमन सेक ज्वालिंग रॉयल फैमिली का एलाई नहीं है? ये सुन के ल्यूकान ने स्नॉर्ट किया था। वो कहते हम लाइन से कोऑपरेशन बहुत ही कमजोर चीज होती है। ज्वालिंग रॉयल फैमिली हमारे लिए कन्वीनियंस के अलावा और कुछ नहीं है। अब क्योंकि सभी थक चुके हैं, उनकी पावर कम हो चुकी है, तो अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं सेक्ट मास्टर हमें जरूर इनाम देंगे। ये सुन के सोंगली और यांगवे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। भले इनके दिल में डर भरा होता है लेकिन जब वो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं इनकी आंखें ब्राइट होने लगती हैं। दोनों फाइनली नॉड करके बोलते हैं अगर हम सफल रहे तो सेक्ट में हमारी पोजीशन राइज हो जाएगी। ऑफ कोर्स ऐसा सोचने वाले बस यही नहीं थे, बल्कि सोल पैलेस का वो नमूना भी यही सोच रहा था। शायद तुम्हारे भाई का इतना बोल बोल के गला थकने लगा है, तो हम एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। बैटल अभी दूर दूर तक खत्म नहीं हुई है, हम इसे नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो बेल आइकन को ऑन जरूर करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आप हेल गार्डन फैमिली की मेंबरशिप का पार्ट बन के अर्ली एक्सेस का भी लाभ उठा सकते हो, जिससे आप देख पाओगे एपिसोड्स को एक दिन पहले ही। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। अगर आपके पास इस एक्सप्लेनेशन से लेके कोई भी सवाल हो तो उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं उन्हें जरूर जानना चाहूंगा। इसी नोट के साथ लेट्स से गुड बाय।